अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं हूँ माउसराज और आप देख रहे हैं चलें फेवरेट तो नहीं होगा मे बी इट्स वन ऑफ योर फेवरेट चैनल्स एग्जाम पेन। अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिंपल येट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, आजकल पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी क्राइसिस का क्राइसिस ही क्राइसिस है पाकिस्तान में, बट एनर्जी क्राइसिस इज़ वन ऑफ दैम। तो इस पे जो है वो बड़ा एक डिबेट चल रही है, ठीक है, कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान को ले डूबेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट एन ऐसे ऑन दैट टॉपिक। तरीक़ेकार हमारा पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है मेरे, हम लोग एक आउटलाइन डेवलप करेंगे, बट हम आउटलाइन ही इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करते हैं कि आपके सारे ऐसे की तैयारी हो जाती है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CSS PMS या पब्लिक सर्विस कमीशन, देन दिस वीडियो लेक्चर इज़ फॉर यू। ओके जी, लेट्स टेक अ स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आउटलाइन डेवलप करनी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। सो आई थिंक यू पीपल वॉन्ट माइंड अगर मैं ब्लैक की जगह ये ग्रीन यूज़ कर लूँ, ब्लैक पेन मेरा कोई धोखा दे गया। अच्छा, सबसे पहली हेडिंग तो आ गई ना जी, इंट्रोडक्शन। ओके, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। सो थीसिस स्टेटमेंट हम कभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो आपको एक पूरी आउटलाइन लिखना सिखाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ऐसे का नेक पार्ट। आपको पता होगा ऐसे का नेक पार्ट क्या है, मैंने अपनी सारी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, बट स्टिल इफ यू डोंट नो, essay has three parts: intro, body, and conclusion. Body again has been divided into three parts: neck और main argumentation and suggestion वाला part, ठीक है। ये जो है एक बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ऐसे का। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आ जाते हैं जी नेक पार्ट पे। इन नेक पार्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। डिफाइनिंग द टर्म डिफाइनिंग द टर्म एनर्जी क्राइसिस, ठीक है जी। ये हम लोगों को हो गया, नेक पार्ट हो गया, ठीक है। और देन हम लोग अब मेन आर्ग्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक पार्ट इसलिए होता है आप डायरेक्टली जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट पे नहीं आ जाते, आपको कुछ ना कुछ कभी डेफिनेशंस देते हो किसी टॉपिक की। कोई टॉपिक टाइप्स डिमांड कर रहा होता है, कोई टॉपिक बैकग्राउंड डिमांड कर रहा होता है। सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट डिमांड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेक पार्ट, ठीक है जी। अब तीसरी चीज़ आ जाती है जी एनर्जी क्राइसिस। हम इन पाकिस्तान हम लिख रहे हैं। सो कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है जी। अच्छा, ये जितनी आसानी से मैंने लिख लिया कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस डीकंस्ट्रक्शन में मसला होता है कि भाई हम किस तरह जो है वो हमें पता चल जाए कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉजेज और सोल्यूशन इम्पैक्ट्स वाला है, ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ वाला है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला है। तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट आज का हमारा टॉपिक जो है आज का हमारा जो लेक्चर है इस टॉपिक को कवर कर रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग आ जाते हैं कि एनर्जी क्राइसिस की क्या क्या कॉजेज हैं। और अब वो पार्ट आ जाता है ऐसे का जहाँ पे हम लोग सारे मार खा जाते हैं, ठीक है। हमसे फ्रेजेस नहीं बनती, हमसे सेंटेंसेस नहीं बनते, हमसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनते, जबकि मेरे ख्याल से ये वो पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा आसान पोर्शन होता है, ठीक है। और अभी देखें, अब इफ आई एम राइटिंग ए पॉइंट, इसके आगे कॉलन होगा, ठीक है। चलिए मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, दिस इज माई पॉइंट, ठीक है। मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है जी कि भाई हम लोग एनर्जी क्राइसिस तब है, बाहर की दुनिया जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को भी यूज़ करने लग गई है, ठीक है। कुछ जो है वो पानी को और सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी इवन यूज़ हो रही है, ठीक है। फ्रांस की तो मेरे ख्याल से 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो न्यूक्लियर पूरी करे। बट पाकिस्तान का मसला क्या है, हम लोगों के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, वो फिर उससे क्या होता है, फॉस्टर एनर्जी क्राइसिस। ये जो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज हमारे, ये हमारे एनर्जी क्राइसिस की जो है वो एक बड़ी वजह है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है जी कि हम लोगों का जो ये जो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोगों की, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। हम लोग हज़ारों लाखों वाट जो है अपनी बिजली वो इसमें ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों का क्या है जी, हम लोगों का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। इनएफिशिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड, या नहीं इस तरह कर लेते हैं, एफिशिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्या करते हैं, लीड लीड टू सब्सटेंशियल लॉस, पावर लॉसेस, ठीक है जी, पावर लॉसेस, ठीक है जी।
तीसरा पॉइंट हम लोग क्या अपना डिवाइस करते हैं जी, हम लोगों की जो है क्या कहें, हाँ हम लोगों की पॉलिसी मेकिंग। देखो हर चीज़ को सोचने का तरीका कार जो होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट सोचा करो सबसे पहले, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सोचा करो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट सोचा करो, रिलीजियस एस्पेक्ट सोचा करो। ये तमाम कुछ चीज़ें जिन जिन एस्पेक्ट से अगर आप सोचना शुरू करोगे आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। अब मैंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सोचा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सबसे पहले एक चीज़ बंदे के माइंड में आती है पॉलिसीज़। कोई भी टॉपिक होता है तो हम लोगों का पॉलिसी इशू हमेशा ही है। सो आसानी से अपने लिख लो कि हमारी जो है ना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये वाली हेडिंग में बहुत सारे टॉपिक में यूज करता हूँ। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इम्पैक्टिंग एनर्जी पॉलिसी, या एनर्जी पॉलिसीज कर लो, एनर्जी पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, ये टॉपिक हमारा हो गया। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही गए, हमारा सर्कुलर डेट का जो इशू है। ठीक है, जो हमारा सर्कुलर डेट का इशू है वो क्या करता है, वो अफेक्ट करता है किस चीज़ को, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनर्जी सेक्टर। अब देखो बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो बस इस तरह के पॉइंट लिखते रहते हैं, सर्कुलर डेट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। देखो उससे बेहतर है कि आप एक क्लियर पॉइंट लिखो जिससे सारी बात एग्जामिनर को समझ आ जाए कि भाई हाँ आप जो टॉपिक पे बात कर रहे हो आपको उस टॉपिक के डायनामिक्स का पता है। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम भूल गए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जाहिर है उसके साथ एनर्जी की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, और जितनी डिमांड्स बढ़ रही हैं उतना हमारा एनर्जी क्राइसिस सिवियर होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी। और ये क्यों बढ़ रही है जी डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, आबादी के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कॉजेज हमने लिख लिए। अब हम आ जाते हैं जी इम्पैक्ट्स, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हैं आप, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस। ठीक है जी, अब हम लोग लिखते हैं कि भाई ये जो कॉजेज हैं एनर्जी क्राइसिस की, तो ये एनर्जी क्राइसिस पैदा करती हैं। तो अब जब एनर्जी क्राइसिस होगा तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी कॉजेज पे आप बात करोगे, वंस यू हैव टॉक्ड अबाउट द कॉजेज, तो फिर ये फर्ज हो गया कि आउटलाइन के दूसरे हिस्से में कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। जब एक दफ़ा आउटलाइन में एक दफ़ा चैलेंजेस आ गए फिर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मेरिट्स आ गए तो फिर डीमेरिट्स आएंगी। ये चीज़ें फिर लाजुम व मलजूम है। ठीक है, आपको आउटलाइन डेवलप करते वक्त इस बुनियादी उसूल का पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी आउटलाइन आसान हो जाती है। ठीक है, कॉजेज इम्पैक्ट्स पे आ जाओ। अब मुझे बताओ क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले हर बंदा बता सकता है भाई कि ये जो एनर्जी की कमी है ये हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर रही है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी अगर बर्बाद हो रही है तो मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बर्बाद हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर कहते हैं जी कि स्टूडेंट्स का इशू ये होता है, वो जी हमें जुमला बनाना नहीं आता। यार तुम्हें क्यों जुमला देखना, एनर्जी की कमी क्या करती है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बर्बाद करती है, इंडस्ट्री की जो हमारी प्रोडक्टिविटी उसे बर्बाद करती है। इसका क्या जुमला है, एनर्जी कमी शॉर्टेजेस, एनर्जी शॉर्टेजेस क्या करते हैं, हिंडर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी जिस वक्त हिंडर हो जाती है तो फिर क्या होता है, अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है, और फिर किस तरह इम्पैक्ट होती है हमें पता है, बुरी तरह इम्पैक्ट होती है। दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाओ। ठीक है जी, आ, इसी इसी पॉइंट को जरा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं कि भाई ये जो फिर एनर्जी शॉर्टेजेस की वजह से भी देखो पाकिस्तान में ये जो हुआ है कि एनर्जी की प्राइसेस जो है, हम गैस की जो है वो 200% बढ़ा रहे हैं कि पता नहीं 300% अभी वो कहा है ना काकड़ सो कॉल्ड वजीर आजम ने। तो अब इतना इशू बन गया है, और जब से ये नई गवर्नमेंट भी आई है सियालकोट की इंडस्ट्री बंद होने लग गई, हमारी बहुत सी इंडस्ट्री बंद होने लग गई है। ठीक है, एनर्जी के क्राइसिस की वजह से। तो जब इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो फिर क्या होता है, फिर जॉब लॉस हो जाती है। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंडस्ट्रीज कटिंग बैक। ठीक है, ड्यू टू
ड्यू टू एनर्जी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, फिर उससे क्या होता है, लीड टू जॉब लॉस, लीड टू जॉब लॉसेस, बस, ठीक है। तीसरा इसका इम्पैक्ट हम लोगों पे सबसे ज्यादा क्या आता है जी, हम लोग खुद सोचो, जिस वक्त हम लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, ऊपर से बिजली चली जाती है, ठीक है, लोग तंग होते हैं, डिससेटिस्फेक्शन का माहौल बनता है, ठीक है। और जब भी सोशल वाले पॉइंट पे आओगे ना, सोशल वाले पॉइंट पे, तो हमेशा याद रखो अनरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। जब भी कोई भी सोशल इशू होता है तो सबसे पहले याद रखो करो, सोशल अनरेस्ट में हड़तालें आ जाती हैं, ठीक है। भले कोई इकोनॉमिक मसला है, वो सोशल अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं तो हड़तालें होंगी। उस पैराग्राफ को जब भी डेवलप करो, फिर ये कहो कि भाई वो हड़तालें जो है, वो प्रोटेस्ट जो है, उनसे जो है फिर वो एक्सट्रीमिज्म जन्म लेगा, लोग सख्त इकदाम उठाएंगे, फिर दंगे फसाद होने का खतरा होता है, ठीक है। ये पॉइंट जब भी आता है ना, कहाँ कहीं पे भी अवाम इन्वॉल्व होगी, उसकी डिससेटिस्फेक्शन आ गई, उसकी प्रोटेस्ट आएंगी, उससे फिर जो है वो दंगे फसाद की तरफ बात चली जाएगी। सो एनर्जी क्राइसिस पे लिख रहे हो या इकोनॉमिक क्राइसिस पे लिख रहे हो, बहुत सारी जगहों पे पॉइंट्स ही होते हैं, बस सिर्फ उनको मोल्ड करना, उनको तोड़ना मरोड़ना होता है, ठीक है, बस। और कोई इतनी मुझे स्टूडेंट कह रहे होते हैं, मुझे आप इतनी आसानी से कर रहे हैं, हमसे तो इतनी आसानी से नहीं होता, मैंने 100 आउटलाइंस बनाई हुई, मुझे पता है यही पॉइंट मैं 50 जगह भी पे यूज करता हूँ, ठीक है। अभी क्लाइमेट चेंज का मुझे टॉपिक दे दो, इन्हीं पॉइंट्स को तोड़ मरोड़ के वो वाला टॉपिक मैंने बना देना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चीजें बहुत आसान होती हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हो। बस मुझे ये बताओ, आपको आसिफ बताता रहे जी, मोहम्मद आसिफ की भाई ये आउट स्विंग इस तरह होती है, रिवर्स स्विंग इस तरह होती है, 10 साल उससे लेक्चर लेते रहो, जब तक ग्राउंड में जाके खुद बॉल नहीं डालोगे रिवर्स स्विंग होगी? तो जिस वक्त तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे किधर से लिखोगे आउटलाइंस यार, जी बात करते हो। अच्छा, अब देखो क्या होगा जी, पावर आउटेजेस क्या करते हैं, कैन ट्रिगर, कैन ट्रिगर पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन, और फिर क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रोटेस्ट, बात खत्म हो गई। चौथे पॉइंट पे आ जाओ जी, चौथा पॉइंट क्या होगा भाई, देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा, और अपनी कॉजेज से ना इम्पैक्ट्स ढूंढने की कोशिश किया करो। मैं कॉज इम्पैक्ट से तो लिख रहा हूँ, मेरी नजर इन कॉजेज पे, मुझे यहाँ से मिल रहे हैं हिंट्स, मिल रहा है, अभी मुझे यहाँ से हिंट मिल गया। हिंट मुझे क्या मिला है जी, कि हम लोग जो है ना वो ओवर रिलाई कर रहे हैं, ओवर रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल, ये जो तेल है इस पे हमारी ओवर रिलायंस है, ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीब्यूट्स टू पोल्यूशन, पोल्यूशन पैदा होती है भाई जितना ये जलता है, ठीक है। पांचवें पॉइंट पे आ जाओ, पांचवा आखिरी पॉइंट है, जिस वक्त आपने चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिखने होते हैं, आप मैक्सिमम 4-4, 5-5 पॉइंट्स ही लिखते हो। जिस वक्त आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे कर रहे हो, एक ही आर्गुमेंट को डिस्कस कर रहे हो, फिर आप 8-10 पॉइंट्स, 8-10 तो नहीं, मैं तो 8 से ज्यादा नहीं लिखता होता। तो अच्छा, फिर अब देखो कि अच्छा अजान हो रही है, अब जरा हम लोग सफर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या है जी हमारा, कि एनर्जी क्राइसिस क्या करता है, एनर्जी क्राइसिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है वो बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। एक मुल्क में एनर्जी ही नहीं मिल रही तो बायर्स इन्वेस्टर कब आके इधर अपना कारखाना लगाएगा और यहाँ पे कुछ काम करने की कोशिश करेगा। सो एनर्जी क्राइसिस क्या करता है, इट टैटर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, impacting economic development negatively, ठीक है जी, एडवर्ब लगा के हमने बात को खत्म कर दिया। अच्छा जी, अब जब हमने कॉजेज लिख लिए, कॉन्सिक्वेंसेज लिख लिए, नेक्स्ट पार्ट लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब हम आ जाते हैं जी सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ। ओके, अब हम आ जाते हैं सजेशन वाले पार्ट की तरफ। मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि सजेशन के लिए आप लोग डायरेक्ट लिख लेते हो जी, सजेशंस या वे फॉरवर्ड, तो आपको एक एक हेडिंग बनानी पड़ती है, ठीक है, अपने टॉपिक को इंक्लूड करना पड़ता है। मैं एनर्जी क्राइसिस पे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा रिकमेंडेशन टू एड्रेस एनर्जी
क्राइसिस इन पाकिस्तान। ओके, ठीक है ना। आप कभी भी डायरेक्टली सजेशन ना कह दिया करो जी के सजेशंस, आपने हमेशा मोल्ड करके लिखनी होती है अपनी ये जो टॉपिक स्टेटमेंट्स होती हैं, ये मेन हेडिंग्स होती हैं। अच्छा बाजू जी, हमने क्या सजेशंस देने हैं? सजेशंस आसान ही होते हैं। सबसे पहले जी हमने अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को, हमें पता है ना कि हमें क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, यहाँ से हमें पता है, तो इन्हीं के हल को आगे हमने सजेशन में लिख देना है, ठीक है। और सजेशन वाला पार्ट मस्ट होता है। सबसे पहले हमने हमने अपनी एनर्जी सोर्सेज को जो है वो डाइवर्सिफाई कर देना है, ठीक है। हमने सिर्फ नॉन रिन्यूएबल पर रिलाई नहीं करना, हमने रिन्यूएबल की तरफ भी चले जाना है। तो सबसे पहला हल तो आ गया जी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ। हमने क्या करना है जी, हमने एनर्जी बचाओ मुहिम का आगाज़ करना है, ठीक है। हमने कोई इस किस्म के प्रोग्राम्स करने हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हम लोगों ने इनिशिएट करने हैं, ठीक है, ताकि हमारे मुल्क में वो देखो, आपने देखोगे एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, कमरे से बाहर निकलो तो बत्ती बुझा के निकलो जी, और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने क्या करना होगा, हाँ, हमने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जितनी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग फिर जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, सोलर के लिए, विंड के लिए, ठीक है। फिर हम इनोवेटिव तरीक़ों से अपनी एनर्जी क्राइसिस को टैकल करेंगे, ठीक है। और फिर जी फिर हाँ ठीक है, सर्कुलर डेट। तो फिर से आपको ये हिंट मिल जाते हैं। क्या करना है जी, हमने एड्रेसिंग सर्कुलर डेट इशू, सर्कुलर डेट का मसला हमने सॉल्व करना है जी, ठीक है जी। नंबर 5 पे आ जाएगा जी पॉपुलेशन। हाँ, हमने अपनी क्या करना है जी, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के इक़दामात, वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। और एक और चीज़ होती है प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ये पॉइंट भी बहुत सारी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, भले इकोनॉमिक मसाइल हल करने हो या, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ गई हमारी आखिरी चीज़, कंक्लूजन, और ये था जी आज का हमारा ऐसे। तो इतनी मुश्किल नहीं होती, बस ज़रा से प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ पे आप लोगों की गिरफ्त आ जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।